नमस्कार छात्रगण, मैं कांजी गढ़वी आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम TYBA सेमेस्टर 5 के प्रयोजनमूलक हिंदी के तीसरे यूनिट के आखिरी प्रश्न संक्षेपण का उत्तर देखेंगे। यह आपके यूनिट का आखिरी क्वेश्चन है और ये टिप्पण में आएगा। संक्षेपण संक्षेपण शब्द का अर्थ है छोटा करना या सार लिखना, यानी कि संक्षिप्त करना। संक्षेपण का अर्थ होगा संक्षिप्त करना या छोटा करना या किसी भी मूल विषय का सार लिखना। मूल विषय को सामान्यतः 1/3 शब्दों में प्रस्तुत करके मूल भाव तथा विचार श्रृंखला को अपनी भाषा में बहुत ही सरल तथा स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत कर देने की कला को संक्षेपण कहते हैं। यानी कि मूल विषय के 1/3 जो मूल विषय है उसको 1/3 शब्दों में प्रस्तुत करके उसके मूल भाव तथा उसका जो विचार होता है अब उसको अपनी भाषा में सरल तथा स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत करना ही संक्षेपण कहलाता है। आदर्श संक्षेपण वह है जो हमें बहुत थोड़े समय में बहुत थोड़े श्रम से विषय को हृदयंगम करा सके, यानी कि बहुत थोड़े समय में और बहुत ही थोड़े शब्दों में और थोड़े श्रम से विषय को हृदयंगम या विषय को प्रस्तुत कर सके, वही आदर्श संक्षेपण कहलाता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज के इस भागते दौड़ते युग में हर किसी के पास समय का अभाव है, अतः मनुष्य हर क्षेत्र में संक्षिप्तता चाहता है। इसलिए संक्षेपण का महत्व अधिक है, क्योंकि मूल विषय के क्योंकि कभी कभी कुछ विषय ऐसे होते हैं जो काफ़ी लंबे होते हैं, अतः उनका संक्षेपण 1/3 शब्द में होता है, जिससे वो हृदयंगम हो जाता है, यानी कि वो पढ़ने में या समझने में आसान हो जाता है। इसलिए संक्षेपण का महत्व है, आवश्यकता है। और आदर्श संक्षेपण वही है जो बहुत थोड़े समय में और बहुत थोड़े शब्दों में और बहुत थोड़े श्रम में हमको समझ में आ सके। आदर्श संक्षेपण में स्पष्टता, संक्षिप्तता, सरलता, क्रमबद्धता, समग्रता के साथ साथ रोचक, सरल, सहज तथा शुद्ध भाषा शैली का होना आवश्यक है। अर्थात संक्षेपण में संक्षिप्तता तो होनी चाहिए, साथ में स्पष्टता, सरलता, क्रमबद्धता, समग्रता के साथ साथ रोचक, सरल, सहज तथा शुद्ध भाषा शैली का होना आवश्यक है। यानी कि एक तो सरलता होनी चाहिए, उसके साथ समग्रता को लिए हुआ जो मूल विषय है उसके भाव की समग्रता होनी चाहिए, साथ साथ वो रोचक होना चाहिए, सरल और सहज होना चाहिए तथा उसकी जो भाषा शैली है वो शुद्ध होनी चाहिए, यानी क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए नहीं। आदर्श संक्षेपण मूल शब्दावली के स्थान पर समानार्थी या पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हुए अन्य पुरुष तथा भूतकाल में लिखा जाना चाहिए। यानी कि आदर्श संक्षेपण है वो मूल शब्दावली के स्थान पर समानार्थी या उसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं उसमें आदर्श संक्षेपण में, और अन्य जो आदर्श संक्षेपण है वो हमेशा अन्य पुरुष तथा भूतकाल में लिखा जाना चाहिए। आज संक्षेपण का व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्र में विशेष महत्व है। पत्रकारों, छात्रों और सरकारी कार्यालयों, मंत्रियों तथा उनके मंत्रालयों के कार्यकलाप को गति देने के लिए संक्षेपण का अपना महत्व है। यानी कि पत्रकारों, छात्रों, सरकारी कार्यालयों, मंत्रियों तथा उनके जो मंत्रालय के जो कार्य प्रणाली है उसको गति देने के लिए संक्षेपण जरूरी है, यहाँ संक्षेपण आवश्यक है, संक्षेपण का महत्व है। किसी भी विषय के लंबे इतिहास नुमा विवरण को बहुत थोड़े में समझने और समझाने के लिए संक्षेपण की बहुत आवश्यकता पड़ती है। यानी कि किसी विषय के लंबे इतिहास को संक्षिप्त में कह देना या बहुत थोड़े शब्दों में समझना या समझने के लिए संक्षेपण की बहुत आवश्यकता पड़ती है। संक्षेपण के विविध रूपों में अपठित गद्यांश, सार, प्रपत्रों का सार तथा उपन्यास, कहानी, लेख, निबंध या भाषण आदि किसी सामग्री के विषय सार आदि की गणना की जा सकती है। यानी कि संक्षेपण में अपठित गद्यांश का सार, प्रपत्रों का सार तथा उपन्यास, कहानी, लेखन, निबंध या भाषण आदि सामग्री के विशेष सार आदि का समावेश होता है अथवा आदि की गणना की जा सकती है। यह तो हम जानते हैं कि संक्षेपण आदर्श होना चाहिए, अतः अब देखते हैं कि आदर्श संक्षेपण कैसे किया जाता है या कैसे किया जाए। संक्षेपण को सुचारू रूप देने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए सुचारू रूप से लिखने के लिए। पहली,
मूल विषय को 2-3 बार ध्यानपूर्वक समझकर पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से मूल विषय का भाव समझ में आ जाएगा। पहले तो हमें जो मूल विषय उसको 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो मूल विषय का भाव है वो समझ पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे। और अगर हम मूल विषय का भाव समझ लेंगे या ग्रहण कर लेंगे तभी हम उस मूल भाव या मूल विषय को संक्षिप्त में लिख पाएंगे। अतः पहले आवश्यक है कि उस मूल विषय को पढ़ा जाए, ध्यानपूर्वक शांति से पढ़ा जाए और उसको समझा जाए, उसका विश्लेषण किया जाए। दूसरी बात है, मूल विषय का अध्ययन करते समय कुछ महत्वपूर्ण अंशों को रेखांकित कर लेना चाहिए। यानी कि जब हम कोई मूल विषय को सामग्री को पढ़ रहे होते हैं तब उसमें जो महत्वपूर्ण अंश होते हैं उनको रेखांकित करना चाहिए, जिससे हमें संक्षेपण जब करते हैं तब आसानी रहती है। अगर हम जो मूल कथ्य होते हैं या मूल तथ्य या आवश्यक जो अंश होते हैं महत्वपूर्ण, उनको रेखांकित कर देते हैं तो संक्षेपण करने में सरलता रहती है, आसानी रहती है। अतः जो महत्वपूर्ण अंश होते हैं उनको रेखांकित करना चाहिए या उनके नीचे अंडरलाइन करनी चाहिए। तीसरी, मूल में कथित भावों को क्रमबद्ध करना चाहिए। यानी जो मूल विषय में जो भाव होते हैं वो क्रमबद्ध ही, ज्यों के तो क्रमबद्ध ही लिखनी चाहिए। क्रमबद्ध, उसकी क्रमबद्धता है वो टूटनी नहीं चाहिए। यानी जो मूल विषय का भाव है उसी क्रम में संक्षेपण लिखना चाहिए, उसी क्रम में उसी भाव में क्रमबद्धता होनी चाहिए। चौथी, सामान्यतः संक्षिप्त आकार देने के लिए कच्चा आलेख तैयार कर लेना चाहिए। इस कच्चे आलेख में कतिपय काट छांट करके संक्षेपण को अंतिम रूप देना चाहिए। यानी कि संक्षिप्त आकार देने के लिए कच्चा रूप पहले तैयार करना चाहिए। यानी जो मूल विषय है, मूल विषय की सामग्री है, उसका संक्षेपण करने से पहले उसको कच्चा रूप दे देना चाहिए। इस कच्चे आलेख में कतिपय काट छांट करके संक्षेपण को अंतिम रूप देना चाहिए। यानी कि फिर उसके बाद जो हमने जो लिखा होता है, जो संक्षेपण करके जो उसने आकार कच्चा आकार दिया होता है, उसको काट छांट करके फिर संक्षेपण का अंतिम रूप देना चाहिए। पांचवी, फिर उसका शीर्षक बनाना चाहिए, क्योंकि शीर्षक सबसे जरूरी है। शीर्षक, इसलिए उसका शीर्षक देना, जो मूल विषय सामग्री उसका संक्षेपण हम जो करते हैं उसको शीर्षक देना अति आवश्यक है। शीर्षक अनुच्छेद के मूल भाव पर आधारित होता है। कभी कभी शीर्षक अपने मूल शब्दों में ही अनुच्छेद में विद्यमान रहता है। यानी कि कभी कभी कोई अनुच्छेद होता है, उसमें जो कई बार जो एक शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है, तो हम उस शब्द को शीर्षक बना सकते हैं, क्योंकि उस शब्द की उस जो अनुच्छेद है उसमें बार बार पुनरावृत्ति हुई है। आगे, उसे पहचान कर ज्यों का त्यों या उसके सूचक पर्यायवाची शब्द चुनकर शीर्षक बनाना चाहिए। यानी कि ऐसे शब्द जो जिनका पुनरावर्तन होता है, जो बार बार आते हों, हम ज्यों का त्यों लिख सकते हैं शीर्षक, या उसके समानार्थी या पर्यायवाची शब्द में भी शीर्षक लिख सकते हैं। छठी, संक्षेपण करते समय मूल के वाक्यों को ज्यों का त्यों नहीं लिखना चाहिए। जो मूल सामग्री है, मूल पाठ सामग्री है, उनके वाक्यों का ज्यों का त्यों संक्षेपण में नहीं लिखना चाहिए, संक्षेपण में नहीं लिखना चाहिए। क्योंकि संक्षेपण का अर्थ होता है जो मूल सामग्री है उसका भाव, केवल भाव होता है उसमें। यहाँ पर वाक्यों का नहीं लिखना चाहिए, उनके भाव को लिखना चाहिए। अतः मूल जो विषय सामग्री है उनके वाक्यों को ज्यों का त्यों संक्षेपण में नहीं लिखना चाहिए। सातवीं है, संक्षेपण का आकार सामान्यतः मूल का 1/3 रूप होना चाहिए, अधिक नहीं। जो संक्षेपण है, मूल विषय है, उसका सिर्फ 1/3 होना चाहिए, अधिक नहीं। उपरोक्त 7 बातें हैं जो आदर्श संक्षेपण के लिए अति आवश्यक है। संक्षेपण करते समय इन बातों का पालन अवश्य करना चाहिए, तभी हमारा संक्षेपण है वो आदर्श संक्षेपण कहलाएगा। संक्षेपण को स्पष्ट रूप में समझने के लिए एक उदाहरण देखिए। यानी कि एक उदाहरण देखते हैं संक्षेपण को स्पष्ट समझने के लिए। प्रेमचंद के संबंध में जिज्ञासा का अर्थ यह है कि प्रेमचंद ने दुनिया को क्या दिया है और इस बात में नवीनता या ताजगी क्या है। फिर प्रेमचंद ने संसार को किस नए दृष्टिकोण से देखा है और वह दृष्टिकोण किस सत्य को अभिव्यक्त करता है। क्योंकि आज की दुनिया में जिस लेखक के वक्तव्य और दृष्टिकोण में कोई ताजगी नहीं, कोई ताकत नहीं जो हमारे पूर्ववर्ती संस्कारों और विचारों को झकझोर डाले, तो उसके औचित्य को स्वीकार ही नहीं किया जाता।
वह जमाना बीत गया जब लेखक सदा संशय रहता था कि उसके विचार का कोई नया श्रुतिवाह न कह दे, जब वह अपने नए विचार में श्रुति वाक्य को पुरानी खूंटी पर टांग दिया करता था। अब जमाना बदल गया है। हम विचारों और वक्तव्य वस्तु की ताजगी को सबसे पहले जांच करना चाहते हैं और आखिर प्रतिभावान नवोन्मेषशालिनी शक्ति को ही ग्रहण करते हैं। किसी ग्रंथ या ग्रंथकार ने अगर पुरानी बातों को ही दोहराया तो हमारे लिए आकर्षण ही क्या रहा। परंतु मैं साहसपूर्वक एक तीसरी वस्तु की ओर इशारा करना चाहता हूँ कि जो किसी ग्रंथ या ग्रंथकार के औचित्य की नियामक हो सकती है। यह अनुच्छेद की मूल विषय सामग्री है। अब हम इस अनुच्छेद का संक्षेपण देखते हैं। जिज्ञासा है कि प्रेमचंद ने दुनिया को क्या नया दिया है, संस्कार को कैसा देखा और कैसा अभिव्यक्त किया। जिस लेखक के विचार हमारे पुराने संस्कारों को न झकझोरे उसे महत्व नहीं दिया जाता। अब नए जमाने में लेखक की मौलिकता की पहचान हर कोई चाहता है। प्रतिभा नई मौलिक विचारणा शक्ति है। पुरानी बातों वाला ग्रंथ आकर्षक नहीं होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि संक्षेपण में मूल जो पाठ है या मूल अनुच्छेद सामग्री है उसको ज्यों का त्यों नहीं लिखा गया है, केवल उसका भाव 1/3 भाव को लिखा गया है। संक्षेपण के लिए यह आवश्यक है कि वह मूल जो विषय है या मूल अनुच्छेद है उसका 1/3 मात्र हो। यहाँ पर प्रस्तुत अनुच्छेद है उसका संक्षेपण उस प्रस्तुत अनुच्छेद के 1/3 का है, अतः कह सकते हैं कि यह आदर्श संक्षेपण है। यहाँ पर हमारा प्रश्न समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।